हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन, जो कि सेकेंड ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो पेपर देख रहे हैं ये पिछले साल की पेपर है, जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन से 20 क्वेश्चन बने थे। तो इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हम करने वाले हैं और PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये 70 से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो पेपर है ये इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए था, जो कि 2020 में पेपर हुआ है उसका है। तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो पेपर हुआ था AITT CBT 2020 में हुआ था, तो ये कैंडिडेट जिसका है उसका मैं आंसर की डाउनलोड किया हूँ उसे मांगकर। और देखिए, यहाँ से 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रीशियन से हैं, जो कि ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन थे, जो कि सेकेंड ईयर के हैं। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन है जो सेकेंड ईयर के हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन है। तो हम इन 40 क्वेश्चन को करने वाले हैं, हम इस वर्कशॉप कैलकुलेशन के 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं डिस्कस करूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सभी वीडियो को बारी बारी से देख जाएं। आपका एग्जाम 70 से 80% आप सिर्फ इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करके ही कर सकते हैं। चलिए 41 नंबर के क्वेश्चन पे हम आ गए। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो क्वेश्चन है। अब इसमें हम एक भी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन सारा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोगों को करा दूंगा। प्लेलिस्ट जाकर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन का आया हुआ है वह है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट। किसी गति परक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो देखिए, ये इलेक्ट्रीशियन का पेपर है, उससे क्या होगा, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन सभी के लिए कॉमन होता है, तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, सबके लिए। किसी गति पूरक वस्तु के लिए विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो आपको ये पता होता है, ये हमेशा क्या होता है, वस्तु के अपोजिट होती है, विपरीत दिशा में होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, और कोई इस पे वस्तु मूव कराया जा रहा है आगे की तरफ बल लगाकर, तो घर्षण कहाँ लगता है? यहाँ पे लगता है, पीछे की तरफ लगता है। घर्षण यहाँ पे लगेगा पीछे की तरफ। तो ये इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि जिधर भी बल लगता है उसके विपरीत दिशा में क्या लगती है? घर्षण बल लगता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। घर्षण बल कैसे लगता है? तो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच डिपेंड ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? तो घर्षण बल पे क्या निर्भर करता है? तो ये कंटेक्ट ऑफ सरफेस निर्भर करता है, यानी कि कंटेक्ट ऑफ सरफेस ही निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं बताया ये कोई सरफेस है और इस पर कोई वस्तु चल रहा है, तो घर्षण कहाँ लगेगा? जहाँ पे इस पर कंटेक्ट हुआ है ना सरफेस से, उसी पे घर्षण लगेगा। न कि किसी मेटल पे ये डिपेंड करेगा, नहीं क्वांटिटी पे, नहीं क्वालिटी पे। ये कंटेक्ट सरफेस कैसा है उस पर। अगर कंटेक्ट सरफेस अधिक रफ है तो घर्षण बल अधिक लगेगा, अगर कंटेक्ट सरफेस बिल्कुल चिकना है तो घर्षण कम लगेगा। ये ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 43 नंबर दिया हुआ है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइड विथ ए रिंग आयलर टू स्प्लेस लब आयल कंटिन्यूसली अराउंड दी पार्ट्स। कौन सा स्नेहन प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लूप तेल छपता रहे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है स्प्लेस फीड सिस्टम जो होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर मूव 20 kg ऑब्जेक्ट विथ कोफिशिएंट फ्रिक्शन इज 0.24। 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल कितना लगेगा? तो आवश्यक बल कितना लगेगा? तो ये टोटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.8 kg लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं? तो उसको क्या बोला जाता है? उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र, जहाँ पे सभी भार क्या होता है? केंद्रित होता है। उसको जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और एकदम ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो संतुलन में रह सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोला जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे 46 नंबर, ठीक है, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का है। 1 से लेकर 40 तक क्या था? ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन थे। उससे आगे सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन है। देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है,
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल शेप्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण है उसके आधार से स्थित है, उसकी ऊंचाई 1/3 है। ठीक है, तो क्या होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ट्रिएंगल जो होता है, ट्रिएंगल कोई ले लीजिए, ऐसा हो गया, या कोई अदर ट्रिएंगल ले लीजिए ये वाला, तो जो इसकी हाइट है ना, इसका 1/3 जो होगा यहीं पे गुरुत्वाकर्षण केंद्र होगा ना। आगे का क्वेश्चन देखिए, और सारी चीज़ें समझ लेते हैं। स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर को आपको पता है लंबाई और चौड़ाई और सभी ये क्या होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, चारों भुजा बराबर होती है। तो इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ होगा, तो इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिल्कुल जो केंद्र विकर्ण रेखा है जहाँ पे कट करती है उसका, तो जहाँ कट करता है कटान बिंदु को ही गुरुत्वाकर्षण केंद्र होगा। अगला दूसरा देखते हैं रोम्बस। तो रोम्बस कुछ इस प्रकार होगा, और रोम्बस का केंद्र गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या होगा, तो विकर्ण मिलाने पे जो बनेगा। शंकु का देख लेते हैं, तो शंकु का कुछ अलग होता है, ये वाला शंकु, और इसकी ऊंचाई दे दिया तो ये भी क्या होता है, ऊंचाई का 1/3 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएगा। और कोण का 2/3 याद रखिएगा, 2/3 होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर दिया है, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। देखिए कॉर्ड मीन्स क्या होता है, जीवा होता है। तो सबसे बड़ा सर्कल में सबसे बड़ा जीवा किसको खींच सकते हैं हम, जो केंद्र से होकर रेखा जाए उसी को सबसे बड़ी जीवा खींच सकते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, जो केंद्र से होकर जीवा जाता है उसी को व्यास कहते हैं। तो याद रखिएगा सर्कल में सबसे बड़ा जो जीवा होती है वो क्या होता है, वो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाया होता है, वही व्यास होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर दिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड द इंटेंडेड एंगल इज 30 अंश। दिया कि उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और अभिप्रेत कोण जो है 15 डिग्री है। चलिए इसको कर लेते हैं, कैसे होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले सेक्टर क्या होता है इसको पहचानेंगे। सेक्टर की लंबाई पूछा है, तो कोई सर्कल है, हम समझा रहे हैं, पहले इसको समझिए। और सेक्टर क्या होता है, जैसे ये क्या है, केंद्र है, केंद्र से एक त्रिज्या खींचे, केंद्र से एक और त्रिज्या खींचे, तो इसके बीच में जो ये वाली लंबाई है ना, ये वाली लंबाई, इसी को सेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ जो बोल रहा है ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो इसकी लंबाई बताना है। जैसे ये मैं ए दे दूं और ये बी दे दूं, तो देखिए इसका मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको पता है कि पूरे परिधि यानी कि वृत्त की जो परिधि है उसकी लंबाई कितना होता है, 2πr होता है। और इसमें एंगल कितना बना रहा है, तो एंगल ये 30 का एंगल बना रहा है। अगर ये पूरा होता तो कितने का एंगल बनाता, तो 360 का एंगल बनाता है। इसी को सॉल्व करना है, चलिए इसको कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या बताया हूँ, परिधि 2πr होगा और 30 डिग्री बना रहा है, कितना में, 360 डिग्री में। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन कर लेना है। 2 × 3.14 इंटू, ठीक है। अब आर की वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है, और 30/360 इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, वो आएगा 7.85। करके देख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर दिया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a अपान a के पावर m। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे जब भी क्वेश्चन है ना आपके, तो 1/a के पावर m दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो a के पावर ये क्या हो जाता है, वो ये माइनस में हो जाता है। ये जो प्लस में पावर है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन, विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है ना। अब इसको करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, दिया है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, a² + b² + 2ab, ठीक। अब माइनस दिया हुआ है तो माइनस हम लगाएंगे यहाँ पे। अब ब्रैकेट लगा लीजिए और a - b को ओपन करिए तो क्या होगा, a² + b² - 2ab होगा। अब क्या करिए, सिंपल उतारते जाइए, a² + b² + 2ab
माइनस है, अब माइनस में ब्रैकेट खुलेगा तो सबका साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 2ab या प्लस 2ab, कितना हो जाएगा 4ab, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 4ab। और ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा 4ab, किसमें, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 दिया है, तो a b का मान बताना है, ठीक है, ए बी का वैल्यू बताना है। तो कोई नहीं, चलिए करते हैं इसको भी, कैसे करेंगे देख लीजिए। ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल ऊपर के तरह का है, अब मैं करूँगा कैसे, तो देखिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अभी किए हैं, इसको पूरा करने किए हैं हम लोग, तो कितना आया था 4ab आया था ना, तो 4ab कर लीजिए। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू कितना आया 4ab आया, तो हम डायरेक्ट 4ab रख देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा वैल्यू दिया है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो ऊपर वाला क्वेश्चन अभी किए हैं, ऐसे देखिए मैं दिखा देना चाहता हूँ, सेम क्या किए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको कर लेते हैं ऐसे ही सेम टू सेम। तो कितना वैल्यू आया था इसका, 4ab के वैल्यू के बराबर आया था, और 4ab कैसे आया, जब इस वाले में से इसको घटाए हैं, यानी कि 4a प्लस बी का होल स्क्वायर में से माइनस करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर को माइनस किए तो कितना वैल्यू आया था 4ab आया था, तो 4ab को 4ab रहने दीजिए, और a प्लस बी का वैल्यू कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू दिया है 36, और माइनस इसका वैल्यू कितना है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो इसका है 24, तो कितना हो जाएगा 4ab इक्वल टू 12 हो गया। तो ए बी इक्वल टू, जब 4 इधर जाएगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि ए और ए इंटू बी की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गया, तो ए बी का मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंजेस इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस, किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है स्ट्रेन। क्या कहा जाता है, आयाम में जो परिवर्तन हुआ है, मान लीजिए कि कोई परिवर्तन, कोई यहाँ पे थोड़ी समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये एल लंबाई का कोई तार है और इसे खींचकर इसकी साइज को बढ़ा दिया गया, तो ये कितना साइज बढ़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गया ना, और इसका प्रारंभिक साइज मान लीजिए कि ये एल है, बढ़ा हुआ साइज कितना है, तो बढ़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक एल बढ़ा, तो इसी के रेशियो को डेल्टा एल अपान एल लिख सकते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेन बोला जाता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा स्ट्रेन की इकाई क्या होगी, तो स्ट्रेन का कोई इकाई नहीं होगा, जो बढ़ेगा मान लीजिए मीटर में बढ़ा है और तार भी मीटर में है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसकी कोई इकाई नहीं होता, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर दिया, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, उच्चतम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा गुणांक उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार की क्या प्रक्रिया है, तो ऊष्मा उपचार की क्या प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया होती है जो संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग प्रक्रिया की जाती है। हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, तो जो वस्तु की संरचना है और उसमें जो क्वालिटी है उसका बदल जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट या कूलिंग ट्रीटमेंट भी करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे दिए, व्हाट आर दी वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है, तो ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या होती है, हीटिंग होता है, सोकिंग होता है और क्वेंचिंग होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर दिया है, व्हाट इज प्रॉफिट, लाभ क्या है, लाभ क्या है, तो देखिए लाभ कब होगा, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी समझेंगे, प्रॉफिट कब होगा, कोई चीज़ आप खरीद कर लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसे सीपी बोलते हैं, और जब वही चीज़ खरीद कर लाए और उसे सेल किए तो सेलिंग प्राइस उसको कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ देगा एसपी का फुल फॉर्म तो सेलिंग प्राइस, सीपी का फुल फॉर्म तो कास्ट प्राइस, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, ये भी क्वेश्चन बनता है।
खैर, खरीद कर लाए हैं आप 20 रुपये में, बेचेंगे जब 20 रुपये से अधिक, यानी कि 24 रुपये में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका अधिक होगा कास्ट प्राइस से, तभी तो फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदा कैसे निकलेगा, जब आप अधिक में से कम को घटाएंगे, यानी कि 24 में से आप 20 को घटाएंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि बेचे हैं 24 रुपये में, खरीदे हैं। अब देखिए 24 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मतलब बेचा गया विक्रय मूल्य, और 20 क्या है, ये कास्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य। तो यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। देखिए मैं अभी एक पहले वाला भी वीडियो बनाया, उसमें कुछ और पूछा था, वहाँ पे आई का पूछा था, और यहाँ क्या पूछ दिया, सिंपल इंटरेस्ट का जो है साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाते हैं। तो आपको एक फार्मूला होना चाहिए। देखिए आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं ये दूसरा वीडियो बनाया हूँ, आप पहला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, हर बार कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि आई साधारण ब्याज की फार्मूला आपको याद होगा, आई इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। तो कभी आई पूछ सकता है, तो आई क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, यानी ब्याज पूछ सकता है। पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन। आर क्या होता है, रेट होता है, यानी कि दर। टी क्या होता है, टाइम होता है, समय। इसमें कोई भी एक टर्म पूछ सकता है। यहाँ से क्या पूछा है, तो यहाँ पूछा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाते हैं। तो अभी क्या देखें आपने, PRT अपॉन 100 देखें, और टी को हम लोग एन से भी कहीं कहीं दिखा देते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। कब, जैसे फार्मूला आप लोग देखे होंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोग देखे होंगे, क्या होता है, PCI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर n होता है। यहाँ पे n समय को डिनोट किया जाता है। तो n जो है समय को हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि जो साल है। तो यहाँ पे t भी हम डिनोट करते हैं, PRT अपॉन 100। तो ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हुए ना, 1 2 4 10 जितना मैं करवा रहा हूँ कर लीजिए। मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना 70 से 80% आप सिर्फ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन करके आएंगे, जो मैं समझाया हूँ। आगे का क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, दिया व्हाट इज द मैच्योर अमाउंट फॉर द डिपॉजिट ऑफ 5000 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फॉर 500। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कितना मिश्रधन प्राप्त होगा यदि 5000 जमा किया गया तथा उस पर मिलने वाला ब्याज 500। तो मिश्रधन कैसे निकलता है, मिश्रधन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और इसमें मिश्रधन को निकालने के लिए जो आपने इंटरेस्ट मिला है और जो आपने मूलधन दिया था दोनों को जोड़ दीजिए। तो इंटरेस्ट कितना मिला है, ब्याज 500 मिला है, आपने मूलधन कितना दिया था, 5000 दिया था, 5000 पे 500 मिला है, टोटल आपको कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। यानी कि दोनों को मिला देंगे ब्याज और मूलधन, उसी को मिश्रधन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 5500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म इज इंडिकेटेड। बोल रहा है कि पुस्तिका का नाम क्या होगा जिसमें विभिन्न दरों को संकेत दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई होटल में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऑर्डर देने के लिए आपके पास कोई कैटलॉग बुक लिखा रहता है, जिसमें सभी चीज़ें लिखा रहता है, चाय इतने रुपए का, चिकन इतने रुपए का, आलू मटर, आलू पटर जो भी है, चिकन चिल्ली, ठीक है, मोमोज, चाउमीन, पिज्ज़ा, सब लिखा रहता है, उसमें रेट लिखा रहता है। तो उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्राइस कैटलॉग, मूल्य सूची, जिसमें मूल्य लिखी रहती है सारी चीज़ों को, जहाँ पे दरों को संकेत किया जाता है, तो उसी को कैटलॉग, प्राइस कैटलॉग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है व्हाट इज द अंडर एस्टिमेट। अनुमान के तहत क्या है, अनुमान के तहत क्या है, तो अनुमान के तहत जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम होता है उसी को अनुमान के तहत बोला जाता है, अंडर एस्टिमेट बोला जाता है। अंडर एस्टिमेट का मतलब समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई प्लाट है, ज़मीन का प्लाट है, और उसका दाम है 10 लाख रुपए, ठीक है, और आप खरीदने वाले हैं। तो किसी अगर ठेकेदार से या किसी दलाल को पकड़ेंगे तो वो एक अंदाज़ा रुपए में बता देता है कि 8 से 10 लाख रुपए का वो प्लाट है, इसी को अंडर एस्टिमेट बोला जाता है ना।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन की ये वीडियो समझ में आई होगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और किसी तरह क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन से यानी कि प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, कि जिससे कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन वीडियो की मिलता रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।